तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान सूत्र लैब में और मैं अमित नंदन आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम जो है इसके पिछली जो सेशन चल रहा था इसमें हमने देखा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें मैंने एक क्रम से एक सबको उठा के मैंने पढ़ा। और अब अगला जो है हम पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेजों का भारतीय क्षेत्रीय संघर्ष। तो दोस्तों हम देखते हैं जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आंग्ल बंगाल संघर्ष। आंग्ल बंगाल संघर्ष तो दोस्तों हम देखते हैं कि बंगाल के नवाब थे जो उत्तर मुगल काल के शासकों से अलग होकर जो है ये उस समय शासनकाल था मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है मुर्शीद कुली खां बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है। तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले जो देखते हैं वो देखते हैं कि बंगाल के नवाबों के बारे में। तो दोस्तों बंगाल के नवाबों को हम क्रम से एक बार देख लेते हैं कि कौन किस क्रम में था। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें नंबर 1 पे जो आता है वो आता है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां या फिर खान कहें दोस्तों। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला। और तीसरे नंबर पे आता है सरफराज खान। सरफराज खान। और चौथे नंबर पे जो आता है अगला, तो अगला नाम है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान। और उसके बाद अगर हम देखें तो अगला जो है वो आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ये वही सिराजुद्दौला जो 1757 का युद्ध लड़ा था। और दोस्तों अगर अगले क्रम में देखें तो छठे नंबर पे हम देखते हैं कि मीर जाफर जो सिराजुद्दौला को मतलब 1757 के युद्ध में युद्ध क्या वो एक झड़प कहेंगे, एक षड्यंत्रपूर्वक युद्ध कहेंगे। तो दोस्तों मीर जाफर ये वही है जो गद्दार होता है। तो दोस्तों अगर हम 7वें नंबर पे देखें तो आता है मीर कासिम। मीर कासिम ये जो है बक्सर का युद्ध लड़ता है, जो भारतीय शक्तियों में जो अवध का नवाब होता है वो मीर कासिम होता है बक्सर के युद्ध में। और अगला हम देखें 8वें क्रम पे तो वो भी जो है फिर से मीर कासिम जब हटाया जाता है बक्सर के युद्ध में, उसके बाद जो है वो मीर जाफर हो जाता है दोबारा से। और फिर इसके बाद हम देखते हैं नजबुद्दौला और सैफुद्दौला। नजबुद्दौला और अगले नंबर पे जो आता है सैफुद्दौला। तो दोस्तों इसके अगले क्रम में हम देखें तो सबसे जो अंतिम आता है वो होता है मुबारकुद्दौला। मुबारकुद्दौला। तो दोस्तों हम अब इसके अगले क्रम में हम देखते हैं कि इसमें जो है इनके वर्ष का क्रम क्या है। तो मुर्शीद कुली खां जो है 1717 से 1727 ईस्वी। 1717 से 1727 ईस्वी। और हम अगर सुजाउद्दौला को देखें तो 1727 से 1739 ईस्वी। 1727 से 1739 ईस्वी। और अगर हम सरफराज खान की बात करें तो इनका जो है कार्यकाल होता है 1739 से 1740 ईस्वी। 1739 से 40 ईस्वी। तो दोस्तों अली वर्दी खान को अगर हम जानें तो ये इनका जो समय काल होता है 1740 से 1756 ईस्वी।
से 1756 ईस्वी। तो दोस्तों अगला क्रम में हम देखा जाए तो सिराजुद्दौला का जो कार्यकाल होता है वो 1756 से 1757 ईस्वी, 1756 से 1757 ईस्वी। तो दोस्तों अगले क्रम में अगर हम देखें तो 1757 से 1760 जो है मीर जाफर रहता है, 1757 से 1760 मीर जाफर होता है। और अगर मीर कासिम की बात करें तो 1760 से 1763 रहता है, 63 ईस्वी। और अगले क्रम में बात करें कि मीर जाफर का जो दोबारा कार्यकाल होता है वो 1763 से 1765 होता है। तो दोस्तों इसी अगर क्रम में देखें तो 1765 से 1766 जो है नजमुद्दौला का होता है, 1765 से 66। और सैफुद्दौला की बात करें तो 66 से 70, ये जो है 66 से 70 होता है। और अगला अगर हम बात करें मुबारक उद्दौला की तो ये 1770 से 1793 होता है। तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो ये परीक्षाओं में जो आता है इसका क्रोनोलॉजी का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, जो क्रोनोलॉजी के क्रम में पूछ लिया जाता है। इसमें बंगाल के नवाबों का कालक्रम दे देगा और पूछ लेगा कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे मुर्शीद कुली खान के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुर्शीद कुली खान। तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि इसको जो है स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक कहा जाता है। और हम इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना जो होता है वो मोहम्मद साल रंगीला के समय में होता है। और अगला जो अगर हम बात करें तो मुगल शासक औरंगजेब के काल में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। तो इसको औरंगजेब के काल में जो है सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो है स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करता है। और अगली अगर हम बात करें तो ये जो है औरंगजेब के समय दोस्तों ये जो है ये बंगाल का दीवान नियुक्त रहता है, बंगाल का दीवान रहता है। तो दोस्तों अगर इसी क्रम में आगे हम बात करें तो 1717 में जो है फर्रुखसियर के काल में जो है ये नियमित रूप से। तो दोस्तों अगर अगली बात हम देखें तो 1717 में जो ये फर्रुखसियर के काल में 1717 में जब फर्रुखसियर का काल था, फर्रुखसियर के समय ये जो है ये दोस्तों बंगाल का जो है सूबेदार नियुक्त हुआ था, बंगाल का सूबेदार नियुक्त था। तो दोस्तों अगर इसी क्रम में हम आगे चलें तो दोस्तों मुर्शीद कुली खां जो है अपने कार्यकाल में जो है मुगलों को नजराना जो है नियमित रूप से भेजता था। और देखें दोस्तों यहाँ जो है नजराना का आशय जो है ये जो है बंगाल के में वसूले गए राजस्व का वह भाग जो मुगल राजकोष से दिया जाता था। तो दोस्तों अगर हम अगली बात करें तो मुर्शीद कुली खान के द्वारा राज्य को मतलब विस्तृत करने के क्रम में जो है 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिलाया गया। तो कब मिलाया गया तो इसको आता है 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया जाता है। तो दोस्तों अगर हम अगली क्रम में इसके बात करें तो इसके समय मतलब मुर्शीद कुली खां के समय जो है बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद जो है स्थानांतरित किया जाता है। तो इसके जो समय में क्या होता है कि राजधानी जो परिवर्तन होता है, राजधानी परिवर्तन होता है।
और ये होता है ढाका से मुर्शिदाबाद। और जो है ये दोस्तों मुर्शिदाबाद जो है इसको मकसूदाबाद भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो मुर्शीद मुर्शीद जो कुली खान था, इसके जो है विद्रोही जो थे वो 3 विद्रोही थे जो बंगाल में थे। तो कौन कौन से हैं, तो पहला हम देखते हैं कि सीताराम राय। तो हम पहले अगर देखें तो सीताराम राय। तो अगर हम इसमें हम दूसरा देखें तो अगला जो नाम आता है वो था उदय नारायण। उदय नारायण। और इसी में ही हम अगला नाम देखें तो वो था गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद। तो दोस्तों हम इसमें अगर देखें तो ये एक पक्ष था, ये जो था एक पक्ष था, ये पहला पक्ष था। और अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो दूसरे पक्ष में जो था वो था सुजात खान। तो जो था वो था सुजात खान। ये जो था ये दूसरा पक्ष था। और अगर हम तीसरे पक्ष की बात करें तो तीसरा पक्ष था नजात खान। नजात खान। दोस्तों अगर हम इसमें देखें तो इन तीनों विद्रोहों को शांत कर जो है ये विद्रोह हुए। ये सीताराम राय और उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, ये पहले चरण में इनका विद्रोह हुआ, मतलब पहले पक्ष का था। और दूसरा जो था वो जो था सुजात खान का, और तीसरा जो था नजात खान का। तो ये जो है तीसरा पक्ष था। तो दोस्तों इसी क्रम में अगर हम आगे चले तो इन तीनों विद्रोहों को शांत कर मुर्शीद कुली खान ने जमींदारी राम जीवन को दे दी। तो इनको करके जो है जमींदारी जो दी वो थी राम जीवन को। जमींदारी जो दी गई वो थी राम जीवन को। ये जो थे ये विद्रोह थे, विद्रोह। तो दोस्तों अगर हम अगली बात करें तो मुर्शीद कुली खान जो है ये जागीर भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया और राजस्व का आकलन करवाया। तो अगर हम इसमें बात करें जो जागीरदारी भूमि थी, जागीरदारी भूमि को जो परिवर्तित किया, ये किया खालसा भूमि में। और इसका जो है राजस्व आकलन किया, और इसको क्या किया, ये राजस्व एक काम और किया, ये राजस्व आकलन करवाया। तो दोस्तों अगर इसी क्रम में बात करते हैं तो जो जागीरदारी भूमि है, ये जो जागीरदारी भूमि है ये जो है वेतन के बदले दी जाती थी। और दूसरा जो है ये जो खालसा भूमि है, ये खालसा भूमि जो है शासक के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि थी। इसको खालसा भूमि कहा, जिसको राजकीय भूमि कहते हैं। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं तो बात करते हैं कि जो मुर्शीद कुली खां था, ये जो है किसानों को ये तकावी ऋण में किसानों को प्रदान करता है। तो दोस्तों इसी क्रम में अगर हम अगली बात करें तो जो है 1727 ईस्वी में जो है मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो जाती है। तो जिसकी मृत्यु होती है वो 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो मुर्शीद कुली खान के बाद जो है इसका दामाद सुजाउद्दीन जो है बंगाल का नवाब बनता है। तो इसके बाद जो बनता है उसका नाम था दामाद सुजाउद्दीन। तो दोस्तों सुजाउद्दीन के बंगाल के नवाब बनने के बाद मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे 1733 ईस्वी में बिहार का दायित्व एवं कार्यभार सौंप देता है। तो जो मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला
ये जो है बिहार का कार्यभार व दायित्व सौंप देता है। तो दोस्तों ये जो सौंपा है ये था 1733 ईस्वी में, 1733 ईस्वी में। तो दोस्तों अगली हम बात करें तो 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो 1700 जो है ये 39 ईस्वी में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है और जो अगला नवाब बनता है वो बनता है अलीवर्दी खान। तो दोस्तों हम इसके अगले सीरीज़ में जो है हम बात करेंगे अलीवर्दी खान की और उसके बाद जो है सिराजुद्दौला की, और सिराजुद्दौला के जो कंपनी के मध्य संघर्ष हुए उसके बारे में बात करेंगे। 1757 पलासी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बक्सर युद्ध के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो है कंपनी को दीवानी प्राप्त हो जाएगी और उनको राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों तो अभी इस सेशन को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।